नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की श्रृंखलाएं जो चल रही हैं, बल्कि श्रृंखला जो चल रही है, श्रृंखलाएं कहना उचित नहीं है, एक ही श्रृंखला है। तो जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में अब तक हम लोग 5 सेशन कर चुके हैं। इन 5 सेशन में बात वहां पर जाकर ठहरी थी, 5वें या 6ठे सेशन में बल्कि, है ना, कि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर टेंसेज का परिवर्तन करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर टेंसेज नहीं बदलते। उनके एक्सेप्शंस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी रूल्स इन द लास्ट सेशन, दैट वाज आई थिंक द 6th सेशन। सो आज इस 7वें सेशन में आपका स्वागत है और उन्हीं अपवादों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करने चल रहा हूं। तो जैसा कि पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको लिख लिख के समझाता हूं। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि अगर इसको टाइप करवा दिया जाए एक पीपीटी के फॉर्म में, तो शायद नियमों को जल्दी से एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। इसी वशीभूत मैंने ये एक प्रयोग की कोशिश की है। आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा और चीजों को समझते चलिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लाभान्वित होंगे। आइए, अब तक हम लोगों ने देखा एक्सेप्शंस में कि कब टेंस नहीं बदलते हैं। अब इस श्रृंखला में जो चर्चा है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए तो हम उसे कैसे बदलेंगे। आपने ये तो सीख लिया कि विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इमेजिन करिए कि डायरेक्ट स्पीच में सीधे माइट आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, ऑट टू आ जाए, तो हम उन्हें बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। अगर नहीं बदलेंगे तो ठीक है। अगर उन्हें बदलना पड़ा तो उनको हम आखिर उनका टेंस क्या बदलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैन का पास्ट कुड है, विल का पास्ट वुड है, मे का पास्ट माइट है। अभी माइट किस में जाएगा, ये चर्चा भी जरूरी है। यहां से भी सवाल बन सकते हैं, बने हैं, बनेंगे, और आप इन सवालों को भी ठीक से कर पाएं। और अगर आप अंग्रेजी में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं, इसके लिए इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि माइट, ऑट टू, शुड, वुड यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स। हम इनको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में किस तरह से यूज करेंगे, किसका, माइट का, ऑट टू का, शुड का, वुड का, यूज टू का। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज अगर आए तो हम इनडायरेक्ट में इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आइए देखते हैं। पहला नियम आपके सामने है, पढ़ें इसको। ये कह रहा है कि माइट रिमेन्स अनचेंज्ड एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म। अब इस नियम को समझने के लिए दोस्त हमें मॉडल ऑक्सिलरीज के डिफरेंट यूजेस, उनकी मीनिंग और प्रयोग को भी जानना होगा। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी में इन सब का व्याख्यान है, लेकिन जो दोस्त डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, जो इसको पहली बार देखेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, या जिन्होंने मॉडल ऑक्सिलरीज को उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये चर्चा जरूरी है कि आपको मैं याद दिला दूं। आपने पढ़ा होगा कि माइट पॉसिबिलिटी बताता है, माइट रिक्वेस्ट की बात करता है, माइट किसी चीज की इवन क्या कहते हैं, परमिशन के लिए प्रयोग होता है। आप जब कहते हो मे आई कम इन, तो आप उसका पास्ट माइट बनाते हो। तो माइट ना, यू माइट डू इट फॉर मी, तो रिक्वेस्ट है। इट माइट रेन टू नाइट, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तब तो ये नहीं बदलेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए कि माइट रिमेन्स अनचेंज्ड, माइट नहीं बदलता है एक्सेप्ट
इसके अलावा इस बात को छोड़कर, किस बात को छोड़कर, व्हेन यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म, अगर ये रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, माइट में रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तो ये तब इसमें परिवर्तन संभव है। अगर वो रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो माइट अनचेंज्ड रहता है। एग्जाम्पल देख लो, आपके सामने है, ही सेड एन माइट रिंग टुडे, पॉसिबिलिटी है कि आज एन फोन कर सकती है, ठीक ना। अब इसको आप बदलते समय ज्यों का त्यों रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए आपके सामने इसका इंडायरेक्ट है कि ही सेड दैट एन माइट रिंग टुडे का दैट डे हो जाता है। और ये भी एक सेगमेंट है जिसकी चर्चा हम लोगों को आगे करनी है कि तमाम शब्द हैं जो नजदीकी से दूरी में बदल जाते हैं। टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे ना, यस्टरडे का प्रीवियस डे, ये भी एक सेगमेंट है जिसकी अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इंतजार करिए, अभी आप फोकस करिए टेंस के परिवर्तनों पर। तो यहां पर देखिए, ये जो माइट है ये ज्यों का त्यों उतार दिया गया, आपने केवल दैट लगाया और उतार दिया और इसको चेंज कर दिया, बाकी नहीं बदला, क्योंकि यहां जो माइट है वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। जब ये पॉसिबिलिटी की बात करता है तो नहीं बदलता है। गॉट इट। अब देखें जरा, अब यहीं पर अगर आप इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के बजाय किसी और सेंस में कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए, देखिए यहां पे आया कि बट you might post these for me, he said। अब देखिए इसमें रिक्वेस्ट है, वो कह रहा है कि कृपया ये आप जो है ये जा रहे हैं उधर बाजार की तरफ, तो ये मेरा लेटर भी पोस्ट कर दीजिएगा। नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट। अब इसको आप बदलेंगे तो क्या करेंगे कि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें आप आस्क्ड या रिक्वेस्ट, ठीक है। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आस्क देख के चौंकना नहीं है। सच ये है कि आस्किंग इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। आप किसी से कोई चीज पोलाइटली कहते हैं तो आप उसको आस्क करते हैं। आप यहां रिक्वेस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहां पे आस्क्ड है, आप चाहे तो कर सकते हैं ही रिक्वेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में जहां पे रिक्वेस्ट का सेंस हो वहां रिक्वेस्ट के बजाय आस्क का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। गॉट इट। तो यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू पोस्ट देम फॉर हिम। अब देखो यहां पे जो माइट था वो ओमिट हो गया, आपने उसकी जगह यहां पे आस्क या रिक्वेस्ट का प्रयोग कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट लेकर आए, फिर इन्फिनेटिव लेकर आए, और यहां पर ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल गया हिम में। क्लियर। एक डाउट और आपके मन में हो सकता है कि सर यहां पे ये देम आपने क्यों यूज किया। हम लोग तो ये पढ़े हैं कि दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, आप यहां देम का प्रयोग कर रहे हैं। जी हां, यहां देम का प्रयोग ही लॉजिकल है और करेक्ट है। दीज का दोज या दिस का दैट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। आप हर जगह दिस को दैट में नहीं बदलते। दिस कभी दैट में बदलता है, दिस कभी द में बदलता है, दिस कभी नहीं बदलता है, दीज कभी दोज होता है, कभी देम होता है। मैंने अभी आपसे कहा कि एक अलग सेगमेंट है जहां पे हम सीखेंगे कि दिस का दैट, दिस का दोज, टुडे का दैट डे कब होता है, वो एक अलग सेगमेंट है। इस पर एक अलग से सेशन करूंगा मैं, इंतजार करिए। फिलहाल आप इसके साथ चलिए कि यहां दीज का देम हो जाता है। कब होता है दीज का देम, कब होता है दिस का द, ये चर्चा का विषय है, चर्चा होगी। अभी फोकस करिए आप माइट के परिवर्तनों पर। देखिए जरा, यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, ये फॉर है, यहां पे आर मिसिंग है, कह जाएगा ही आस्क्ड मी टू पोस्ट देम फॉर हिम। देखो यहां पे माइट ओमिट हो गया और उसको आपने इंपरेटिव में बदल लिया क्योंकि यहां रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो जब रिक्वेस्ट, आप माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए करेंगे तो ये बदलेगा, और ऐसे बदलेगा। कैसे बदलेगा? आस्क, आप इसको बदल देंगे किसमें, आस्क अथवा रिक्वेस्ट, आपकी मर्जी होगी तो आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव।
आप टू लगा के वर्ब को इंफिनिटिव में बदल देंगे। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे आप चेंज कर लेंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि माइट का परिवर्तन कैसे होगा। क्लियर हो गया? माइट नहीं बदलता है। फिर से रिकैप करता हूं, माइट नहीं बदलता है, लेकिन अगर माइट में रिक्वेस्ट का फॉर्म हो तो उसको हम आस्क या रिक्वेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव में बदल के रख देते हैं, जैसे यहां आपने रखा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखें जरा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि अगर सेंटेंस में क्या आ गया हो, ought to, should, ठीक, तो आप क्या करेंगे? अभी कह रहा है कि ought to या should for obligation or assumption remains unchanged। अब फिर वही बात आ गई कि पहले इन मॉडल ऑक्सिलरीज के अलग अलग मीनिंग्स, इनके यूजेस पे हमें फोकस करना होगा। तो आपको पता है कि शुड का, ought to का, मस्ट का प्रयोग बेसिकली हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, असम्पशन के लिए करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? तो ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। जैसे आपने कहा कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये ऑब्लिगेशन है। यू ऑट टू लव योर कंट्री, ये ऑब्लिगेशन है। ठीक है। और जब आप कहते हैं कि ही शुड कम टूडे, आई शुड बी रिटर्न बाय 10, अब ये असम्पशन है। ठीक है। आप जब इसका प्रयोग अनुमान के लिए किसी बात का ना, कि आप जब कहते हो कि यू शुड नॉट डिसोबे द रूल्स ऑफ रोड, तो ये ऑब्लिगेशन है। आपको भाई नियमों को मानना चाहिए, इसमें एडवाइस है। एक तरह से आप याद दिला रहे हैं कि भैया आप नियमों को मानो, ऑब्लिगेशन है। और असम्पशन का मतलब ही शुड विन, उसे जीत जाना चाहिए, ये असम्पशन है। इंडिया शुड डू वेल इन द नेक्स्ट मैच, ये असम्पशन है। इसमें आप इंडिया को अब सलाह नहीं दे रहे हैं या इंडिया को ड्यूटी नहीं बता रहे हैं। कल मैच है, तो मैच होने वाला है मान लो, तो आप कहोगे कि आई थिंक इंडिया शुड डू वेल, मुझे लगता है कल इंडिया अच्छा खेलेगा। ये क्या है? असम्पशन है। तो जब शुड का, ought to का प्रयोग आप ऑब्लिगेशन या असम्पशन के लिए करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑब्लिगेशन असम्पशन रिमेन्स अनचेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा क्या कि दे, अच्छा एक ही में दोनों को एग्जाम्पल दे दिया गया है, दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। दे ought to or should widen this road, I said। देखना जरा, इसमें ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, ये सलाह नहीं है, ये असम्पशन नहीं है, इसमें ऑब्लिगेशन है, क्योंकि रोड को चौड़ा करने की बात हो रही है। अब रोड को चौड़ा कौन करेगा साहब? कोई अथॉरिटी होगी ना। हम हाउस टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, हम वाटर टैक्स देते हैं ना। किसको? नगर निगम को, नगर महापालिका को। सरकार हमसे टैक्सेस लेती है, तो ये सरकार की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि हमें चौड़ी सड़कें, अच्छी सड़कें, स्वच्छ जल, बिजली प्रोवाइड कराए। तो आई सेड, मैं ये बता रहा हूं कि ये ड्यूटी है अथॉरिटीज की कि वो इन सड़कों को चौड़ी करें, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा है, ट्रैफिक हैवी है, आने जाने में परेशानी होती है। अब देखें जरा, तो यहां पर अब ये ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, इसलिए ये नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। बस आपको पर्सन्स चेंज कर देने हैं ना। देखो, आई सेड दैट, अब यहां पे पर्सन भी चेंज नहीं होगा साहब। क्यों? क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, नहीं बदलता है। तो दे शुड या ought उतर गया। देखो, दे ought to या शुड वाइडन द रोड, फिर आ गई बात। देखिए यहां पे दिस का परिवर्तन द में हुआ है, दैट में नहीं हुआ है। करोगे तो गलत होगा। यहां दिस रोड का दैट रोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कब दिस का दैट होगा? ये जरूर आपके मन में प्रश्न होगा।
इंतजार करिए, सेशन जब करेंगे तो बताएंगे। अभी इस पे फोकस करिए कि यहां पर ought to और should नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन है। अब एक assumption का एग्जांपल देख लो कि I said I should be back by 6 ना। अब यहां पे ये कुछ जो लिखना था वो ठीक से लिख नहीं पाए हैं टाइपिस्ट महोदय, लेकिन इससे हमारा काम चल जाएगा। आप यहीं पे इसको रोक दो कि I said I should be back by 6। तो इसमें क्या है? असम्पशन है। आप अनुमान करें कि मैं 6 बजे तक तो वापस आ ही जाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं 6 o'clock तक वापस आ जाऊंगा। क्या है इसमें? असम्पशन है। मतलब आई अस्यूम, ऐसा मुझे लगता है कि मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। अब ध्यान रखना, मैं इसको पढ़ रहा हूं अस्यूम, इट्स एज्यूम नहीं है। इसका सही साउंड क्या है? अस्यूम। और इसी अस्यूम से क्या बना? असम्पशन। उसको हम लोग अजम्पशन जो पढ़ते हैं, दैट इज नॉट अजम्पशन एंड नॉट अस्यूम, इट्स अस्यूम एंड असम्पशन। ठीक है, तो अब देखो इसमें असम्पशन है, अनुमान है, तो ये भी ज्यों का त्यों उतर जाएगा साहब। क्या? आई सेड आई शुड बी बैक बाय 6। ठीक है, एक और बात इसमें सूचना मिल रही है जिसको आपको संभाल लेना चाहिए कि असम्पशन के लिए ought to का प्रयोग नहीं होता है, केवल should का प्रयोग होता है। ऑब्लिगेशन के लिए ought to should दोनों का प्रयोग होता है। उसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो भी आप जानते हैं कि ought to में थोड़ा सा ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है, should में थोड़ा कम, वो सब जो अंतर है वो। ठीक है, चाहे थोड़ा हो कम हो, ऑब्लिगेशन है तो नहीं बदलेगा। असम्पशन में हम शुड का ही प्रयोग करते हैं, ought का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे केवल शुड आया। देखो वहां पे ought और शुड दोनों आया है। बस ये ध्यान रखना है कि ought या शुड का प्रयोग ऑब्लिगेशन या असम्पशन के लिए होगा तो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगली बात क्या है। अब देखो यहां पे पॉइंट सी, बिंदु सी पर क्या है कि बट भाई असम्पशन नहीं होगा, ऑब्लिगेशन होगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपको पता है कि ought और should का प्रयोग हम सलाह देने के लिए भी करते हैं, एडवाइस के लिए भी करते हैं। आप जब कहते हैं कि यू शुड सेल द हाउस, यू शुड बाय अ न्यू कार, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यू ought टू कंसल्ट योर डॉक्टर। नाउ अब यहां पे न तो ऑब्लिगेशन है और न ही असम्पशन है। अब आप किसी को सलाह दे रहे, आप कहते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, इट मीन्स आई एडवाइज यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर और यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये इसका मतलब है। तो जब आप ought to अथवा शुड का प्रयोग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, रेदर देन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बजाय इसका प्रयोग हम किसी को सलाह देने के लिए जब करते हैं तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? कैन बी रिपोर्टेड बाय। यहां पे ध्यान दीजिए, हम इसको रिपोर्ट करेंगे कैसे बेटा? पहले तो वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो बदल जाएगी किसमें? एडवाइज में। एडवाइज के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, जिसको भी आप एडवाइस दे रहे हैं वो आ जाएगा। और उसके बाद इन्फिनेटिव, जो वर्ब है उसमें टू लगा के उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। तो अब यहां पे ought to और should बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? उनको हम ओमिट करेंगे, उनकी जगह एडवाइज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। एक बिंदु इसमें और जुड़ा हुआ, उसको देख लीजिए। यू मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस एडवाइस। यू मस्ट, जब आप ध्यान दीजिएगा उसमें सब्जेक्ट यू जब होता है, आई मस्ट में तो एडवाइस होगा नहीं, दे मस्ट में तो एडवाइस होगा नहीं, बट व्हेन यू से यू मस्ट तो इसमें एक तरह से एडवाइस है और ये इंफैटिक एडवाइस होता है। आप जब अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं, जोर देकर कहना चाहते हैं तो वहां पे हम यू मस्ट कहते हैं। व्हेन यू emphasize your advice you use must। तो कभी कभी जनरली एडवाइस के लिए ought to और should का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी एडवाइस पर जोर देने के लिए, उसको इंफैटिक बनाने के लिए हम must का प्रयोग भी करते हैं। अगर आप must का प्रयोग कर रहे हैं एडवाइस के लिए
क्या होगा? बी रिपोर्टेड सिमिलरली। तो इसका भी हम परिवर्तन वैसे ही करेंगे जैसे ऑट टू और शुड का करते हैं। अर्थात क्या करेंगे? एडवाइज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, दैट्स इट। देखना जरा, जैसे आपके सामने एग्जांपल है क्या कि यू ऑट टू, अब एक ही में तीनों लिख दिया गया क्योंकि तीनों का सेंस तो एक ही होगा, या शुड या मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन सेड एन। एन ने कहा कि तुम्हें निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए, अर्थात सी इज एडवाइजिंग टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। अब यहां एडवाइस आ गया, इसमें देखो एडवाइस का सेंस है, तो आप जब इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एन एडवाइज्ड या अर्ज्ड। अच्छा, एडवाइस के लिए हम अर्ज का प्रयोग भी करते हैं ना, अर्ज किया है ना, मेरी अर्ज अर्ज सुनो बनवारी ना, ते द्वार खड़ा एक जोगी, तो अर्ज करना उसको यहां पर ना। तो एन एडवाइज्ड या अर्ज्ड या वार्न्ड, ये बात मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि वार्निंग एक तरह की एडवाइस होती है और एडवाइस में कहीं ना कहीं वार्निंग होती है, चेतावनी होती है। आप सजग करते हैं सामने वाले को कि भाई बच के ना, डोंट ड्रिंक द वाटर, डोंट टच दैट वायर। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं? वार्निंग दे रहे हैं। और इस सुझाव भी तो है ना, सलाह भी तो है ना, चेतावनी एक तरह की है। तो आप यहां पर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एडवाइज्ड, अर्ज्ड या वार्न्ड। अब यहां पे ऑब्जेक्ट आप देखो, मैंने कहा था, ये चर्चा हो चुकी है कि जब सेकंड पर्सन हो ऑब्जेक्ट ना हो तो हम अक्सर फर्स्ट पर्सन को मान लेते हैं। मी टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, ये देखिए हो गया। शुड गायब हो गया, ऑट गायब हो गया, मस्ट गायब हो गया। सीधे आपको इसको ऐसे चेंज कर देना है। कब ऐसा करना है? जब ये शुड और ऑट टू ऑब्लिगेशन के बजाय, असम्पशन के बजाय सलाह की बात करें। क्लियर? देखो जरा, अच्छा, एडवाइस देने के लिए कुछ और भी तरीके अपनाए जाते हैं, हमें उनको भी देख लेना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इनको ध्यान से देख और समझ रहे होंगे। आज थोड़ा मुझे लिखना कम पड़ रहा है ऐसा करने से, ठीक है? तो एक तकनीक आपको कितना सूट कर रही है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लिख लिख के पढ़ाता हूं तो उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि ये लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करके रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है आप बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग करूंगा, क्योंकि मैं कामचोर नहीं हूं, मुझे लिखने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? देखिएगा जरा, अब देखें अगला जो रूल है, ये देखो पॉइंट डी, इसको भी देख लीजिए। पॉइंट डी है कि द एडवाइस फॉर्म इफ आई वर यू, आई शुड और वुड इज नॉर्मली रिपोर्टेड बाय एडवाइज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव। अब इस बात को हम लोग देखें उसके पहले ये बात आपको समझना होगा कि सलाह देने का एक और तरीका है। क्या? आप जब कहते हो इफ आई वर यू आई वुड, इसका मतलब है आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, या यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें सलाह दी जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एडवाइस फॉर्म है। व्हेन यू से इफ आई वर यू आई वुड सेल द कार, तो इसका अगर हम शब्दार्थ निकाले तो क्या निकल रहा है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो कार बेच देता। तो कार तो उसकी है ना, तो आप जब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो कार बेच देता, इसका मतलब क्या कि मुझे लगता है कि तुम्हें कार बेच देनी चाहिए। आई थिंक यू शुड सेल द कार, और आई एडवाइज यू टू सेल द कार, इसमें एडवाइज है। आसानी है ये जो स्ट्रक्चर ना इफ आई वर यू, अच्छा यहां पे शुड और वुड दोनों का प्रयोग हुआ है। अब आपको पता है कि भाई ओल्डर इंग्लिश में आई के साथ शैल का प्रयोग लोकप्रिय था, तो शैल का पास्ट तो शुड ही होता है। तो कायदे से जो फॉर्मल इंग्लिश है, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है, वो कहती है कि आई शुड होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मॉडर्न इंग्लिश में सभी पर्सन्स के साथ वुड लोकप्रिय हो चुका है, आई वुड, वी वुड ना, इफ आई। तो शुड वुड दोनों वहां पे ठीक है, वुड ज्यादा लोकप्रिय है, शुड ज्यादा फॉर्मल है। तो आप
क्वेश्चन देख लेना, दोनों चलेगा, आई शुड को चाहे वुड को, प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अगर ये स्ट्रक्चर है कि इफ आई वर यू, आई वुड या शुड, तो इससे एडवाइस का बोध होता है, सलाह का बोध होता है। इसलिए हम इसको जब चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे? पहले रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइस लेके आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद इंफिनिटिव में बदल देंगे वर्ब को, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपके सामने है कि इफ आई वर यू आई वुड वेट, इफ आई वर यू आईड वेट, वो वुड शुड मिला दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, वो आई वुड भी हो सकता है, आई शुड भी हो सकता है, वो आप समझ रहे हैं, ठीक ना? तो इसका सीधा सीधा इनडायरेक्ट होगा बच्चा लोग कि आई एडवाइज्ड हिम टू वेट, काम खत्म, सब गायब हो जाएगा। और सीधे सीधे कि मैंने उसे इंतजार करने के लिए सलाह दी, मैंने सलाह दी कि इंतजार करो, अभी टाइम है, हो सकता है कि लोग आ जाए, हो सकता है कि परिणाम तुम्हारे हक में हो, मैंने उसे ऐसा सलाह दिया। ये देखिए जरा, क्लियर? अच्छा, इसमें जो ई पॉइंट है उसको भी देख लीजिए, ये भी रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। देखो कि अब आई शुड या वुड, अब मैंने अभी चर्चा कर लिया कि शुड दोनों हो सकता है। बी वेरी ग्रेटफुल या ग्रेटफुल, वेरी यहां ब्रैकेट में है, इसका मतलब यहां वेरी का होना नेसेसरी नहीं है, आप रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो द रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ आई शुड वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड। अब ये जो पूरा यहां से यहां तक का ये स्ट्रक्चर है ना साहब, ये वाला हिस्सा और ये, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखे कहीं भी तो समझ जाना कि सामने वाला आप या सुने तो समझ जाना कि आपसे निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप कहते हैं कि आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू, देखिए, इफ यू वुड कीप मी पोस्टेड या कीप मी इन्फॉर्म्ड, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा निवेदन है आपसे कि आप मुझे सूचित करते रहिएगा, सूचना देते रहिएगा, ये रिक्वेस्ट फॉर्म है। इसलिए जब इसको आप चेंज करोगे तो किसमें चेंज करोगे? तो अभी मैंने कहा कि आस्क के लिए, आस्क का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, ये एक अच्छा तरीका है रिक्वेस्ट करने का। तो देखो यहां पे आप आस्क या आपकी मर्जी हो तो रिक्वेस्ट, वो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद इन्फिनिटिव, बिल्कुल जैसे आप शुड वाले वाक्यों को बदल रहे थे आप इसको भी बदल देंगे, माइट वाले वाक्य को। जैसे माइट में रिक्वेस्ट आया तो आपने चेंज किया था ना कि आस्क या रिक्वेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, वैसे आप इसको भी चेंज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ये सब कुछ गायब हो जाएगा, सेंटेंस इतना बड़ा आएगा, इंडायरेक्ट उसका छोटा सा बनेगा। आप देख लो यहां पे सेंटेंस आया है क्या कि आईड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू वुड कीप मी इन्फॉर्म्ड, ही सेड, मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप मुझे सूचित करते रहें, अर्थात मेरा निवेदन है कि आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। तो देखो इसका चेंज क्या करोगे, ये पूरे के पूरे सेंटेंस करोगे क्या कि ही आस्क्ड मी टू कीप हिम इन्फॉर्म्ड, ये देखिए हो गया इंडायरेक्ट, उसने मुझसे निवेदन किया, उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे सूचित करता रहूं, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपके सामने आए, अगर आप लिखित परीक्षा के रिटन एग्जाम के परीक्षार्थी हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ लिखिएगा, और अगर ऑप्शंस आते हैं तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देख के टिक करिएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जरा, आइए देखें अगले पॉइंट में एफ और जी क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर अगर हम पॉइंट एफ की बात करें, पॉइंट एफ की बात करें तो पॉइंट एफ कह रहा है, ये देखिए कि वुड इन स्टेटमेंट्स डजंट चेंज, काम खत्म। अगर उड आया है तो विल का तो उड हो जाता है, आपको पता है, उड नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों आप उसको उतार देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस आ जाए कि मोहन सेड आई वुड लाइक टू हैव
सम टी। चलो इसी को ले लेते हैं। तो आप इसको चेंज कर क्या हो जाएगा कि मोहन said that he would like to, आगे उतार दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये जो आई है ये मोहन के पर्सन में बदल के ही हो गया, बात खत्म, बाकी ज्यों का त्यों उतर जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप ये लिख रहे हैं, आपको ऑप्शन में सीधे ये मिल जाए तो घबराइएगा मत, आप सीधे इसको ये भी बना सकते हैं क्या कि मोहन wanted to have some tea। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन wished, मोहन wanted, मोहन रिक्वेस्टेड, या मोहन आप ये कहते हैं कि मोहन आस्क्ड फॉर सम टी। आप इसको रिराइट कर सकते हैं, रीवर्ड कर सकते हैं, आप इसको सेंस समझ के इसको आप रीवर्डिंग कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यों का त्यों उसको रीवर्ड किए बिना सीधे उतारना चाहते हैं दोस्त, तो उड जो है वो नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों उतर जाता है। देखो यहां से यहां आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर है? अच्छा, तो इसको संभालिएगा। इसी तरह से यूज टू डजंट चेंज, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है इसको संभाल लीजिएगा, ठीक ना। देखो कि यूज टू डजंट चेंज, अगर स्टेटमेंट में यूज टू का प्रयोग हुआ है तो वो भी नहीं बदलता, ये ज्यों का त्यों बरकरार। ये जो यूज टू है इसमें भी बदलाव नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। आप देखो जरा, जैसे आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव हियर, ही एक्सप्लेन्ड। ये चर्चा पहले सेशन में ही मैंने की थी, क्या कि हम एक्सप्लेन, टेल, रिक्वेस्ट, आस्क का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में भी कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमेशा स्टेटमेंट के बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे। देखो यहां एक्सप्लेन का प्रयोग हुआ है और बाद में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां चूंकि यूज टू नहीं बदलता है तो आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लेके आइए और बाकी पर्सन्स को चेंज करिए, बाकी चीजें उतार दीजिए, यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ही एक्सप्लेन्ड दैट ही न्यू द प्लेस वेल, देखो आई का यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, पर्सन तो बदलेगा ही, बिकॉज ही, फिर देखो हाँ यूज टू लीव, जैसा कि आपको पता है कि हेयर का देर हो जाता है तो कोई यहां पे देर हो गया, ठीक है, हो गया। ही एक्सप्लेन दैट ही न्यू द प्लेस वेल बिकॉज ही यूज टू लिव देयर, हो गया, बाकी चेंज नहीं हुआ। यूज टू नहीं बदलता है, वुड नहीं बदलता है, माइट बदल भी सकता है और नहीं भी, कंडीशन आपने अभी देखी, शुड, ऑट टू, मस्ट बदल भी सकते हैं और नहीं भी, कहां बदलेंगे कहां नहीं बदलेंगे अभी आपने पीछे देखा। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, ये जो बातें चल रही हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, फ्रूटफुल लगती हैं तो प्लीज अपनी राय जरूर प्रकट करिएगा। इस सेशन को मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में आपके मन में उठ रहा होगा कि तिवारी जी आपने अभी कुड की बात तो की ही नहीं। जी हां, उसको मैं अलग से करना चाहता हूं क्योंकि कुड को लेकर के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बहुत ही उसमें उसके कुछ स्पेसिफिक चेंजेज हैं। कुड बदलता भी है और नहीं भी बदलता है, और कुड के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थों में उसका प्रयोग होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, है ना, रिक्वेस्ट के लिए। तो इसलिए कुड को मैं अलग से एक सेशन सिर्फ कुड पे करूंगा, भले वो छोटा वीडियो बने लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग से करूं। तो कुड अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में उसके साथ हम कैसे डील करते हैं इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेशन को ध्यान से देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे सारी चीजों पर चर्चा होंगी। आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा, चर्चा जारी रहेगी। मैं आशा करता हूं कि मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं और आप लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा है तो चैनल को सपोर्ट करना,
अपनी राय प्रकट करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग। बाय बाय।